अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और नाज़रीन वतन अजीज में 78वें जश्न आज़ादी की तकरीबात का भरपूर तरीके से आगाज हो चुका है। और ये जश्न आज़ादी इसलिए भी हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। इस साल के मार्का हक में पाक फौज की फतह का और पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह का जश्न मनाया जा रहा है। मुल्क के हर कोने में मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात जारी हैं। बूढ़े, बच्चे, जवान, खवातीन, हर कोई इसमें इस मरतबा खास तौर पर हिस्सा ले रहा है। और अभी आज ही कुछ देर पहले विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग, फैमिलीज जो हैं वो पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम लेकर पार्लियामेंट हाउस के बाहर जमा हो रहे हैं। आज खास तकरीबात जो है इस हवाले से मुनक्कद की जाएंगी, जिसमें अस्करी क़यादत, कौमी क़यादत भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी। और ये तमाम तर तकरीबात जो हैं इस्लामाबाद में बड़ी स्क्रीन पर आवाम को दिखाई जाएगी। न सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि पूरे मुल्क में, पंजाब, KPK, बलोचिस्तान, सिंध, पूरे मुल्क में हर जगह पर खास तकरीबात जो हैं इस मर्तबा देखने में आएंगी। और ऑब्वियसली जो जिंदा कौमें हैं वो अपना जश्न आज़ादी बहुत जोशो खरोश से मनाती हैं। और जब इसमें मार्का हक जैसी इतनी बड़ी फतह शामिल हो जाए तो फिर इस आज़ादी के जश्न में मजीद शिद्दत और मजीद कुव्वत आ जाती है। और वो इंशाल्लाह इस मरतबा हम देखेंगे। इस हवाले से मजीद डिस्कशन होगी। मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं रशीद साफी साहब, डॉक्टर फारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहिबा और हुमायूं खान साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साफी साहब, आप सबको मेरी तरफ से 78वां जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। पूरी कौम को हमारी तरफ से आज़ादी मुबारक हो। और ये एक बड़ा खास मौका है, जब मार्का हक से इसको रिलेट करते हैं तो ये खुशियां जो है मजीद दोबारा हो जाती है। जी शुक्रिया नाहिद, आपको भी जश्न आज़ादी की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो और पूरी कौम को ये मुबारक दिन मुबारक हो। आप जिस तरह बता रही है कि आज रात 12 बजे से जश्न आज़ादी की बाकायदा तकरीबात का आगाज़ हो जाएगा, लेकिन आपके प्रोग्राम में जब इस वक्त मैं स्टूडियो आ रहा था और बाकी साथियों ने भी उसको नोट किया तो शारे दस्तूर पे बहुत सारी फैमिलीज़ जमा हो चुकी है। लोग जोक दर जोक अभी से उस तकरीब के मुकाम पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे आज रात जश्न आज़ादी का और मारके हक़ की फ़तह के हवाले से ख़ुसूसी तकरीब होनी है, जिसमें अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत शामिल शिरकत करेंगी। तो ये जश्न आज़ादी तो यूँ भी पाकिस्तानियों के लिए 14 अगस्त का दिन जो है हमेशा से खुशी और तमानत का दिन साबित होता है, लेकिन इस दफ़ा मई के मार्के में पाकिस्तान के अफवाज ने जिस बहादुरी का मुजाहरा किया है और जिस तरीके से दुश्मन को बदतरीन शिकस्त से दूचार किया है, तो इस निस्बत से 14 अगस्त के साथ साथ मारे हक़ की फ़तह ये मर्ज हुई है, मिल चुकी है। इसलिए इस दफ़ा जश्न आज़ादी का मज़ा दुबाला है। और हम देख रहे हैं कि अगस्त के महीने के आगाज़ ही से इस्लामाबाद तो क्या, अगर हम गवादर की बात करें, हम दूर पार की खैबर एजेंसी की बात करें, वज़ीरिस्तान की बात करें, जनूबी पंजाब की बात करें, अंदरूनी सिंध की बात करें, हर जगह पे सब हिलाली परचम हमें लहराता हुआ नज़र आ रहा है। और कौम जो है कौमी जज्बे और कौमी खुशी से सरशार है। तो हमारी तो दुआ यही है कि इस किस्म की खुशी के दिन हमारी कौम जो है हर दिन देखे। और यही उम्मीद हम और यही दुआ के साथ अपने रिमार्क्स में ख़त्म करूँगा कि अल्लाह ताला हमारी कौम, हमारी रियासत, हमारी रियासती इदारों और जितनी भी हमारे बाकी रहनुमा है उनमें उनकी अहलियत और उनकी जो कौम की खिदमत का जज्बा है उसमें मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और कौम को इस किस्म के दिन आए रोज़ जो है वो नसीब हो देखने को। आमीन। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, हम हमेशा से ये बात करते आए हैं। लेकिन इस जंग में हमने ये साबित किया हम अमन की ख्वाहिश जरूर रखते हैं, लेकिन अगर हमारी सालमियत पर, आज़ादी पर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन खड़ा होता है तो वो फिर उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम उस पर समझौता नहीं करते हैं। फिर ऐसा मुंह तोड़ जवाब देते हैं कि दुश्मन के दांत जो है वो खट्टे हो जाते हैं।
اور اس جشن آزادی میں بھی جو خوشیاں ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کا مظہر ہے کہ ہماری پوری قوم جو ہے اس وقت فتح کا جشن منا رہی ہے، خوش ہے۔ 78واں جشن آزادی تو ہم منا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فتح کا جشن ہے وہ اس وقت عوام جو ہے اس خوشی میں بے قابو ہے۔ آپ کا یہ کہنا درست ہے ناہید کہ معرکہ حق میں کامیابی اور جشن آزادی نے ان خوشیوں کو واقعی دوبالا کر دیا ہے، اور یہ کہنا بھی بالکل درست ہے کہ پاکستان نے اپنی آزادی، سالمیت اور استحکام پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا، اور جو اس کے دشمن ہیں انہیں ہمیشہ منہ توڑ جواب دیا ہے، ایسے ہی جیسے مئی میں یہ جواب دیا گیا، 10 مئی کا یہ واقعہ جس کے نتیجے میں بھارت ابھی تک پیچھے بیٹھ کے اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ اچھا، پاکستان کا جو قیام ہے اس کے پیچھے بھی بالکل اسی قسم کی تاریخ ہے جو آپ نے ابھی بیان کی۔ مثلا جب مغل سلطنت ڈسپرس ہو گئی، ختم ہو گئی، تو اس کے بعد مایوسی تھی، اور اس مایوسی کے عالم میں ہمارے جو بزرگ تھے جیسے نواب سراج الدولہ، جیسے ٹیپو سلطان، 1857 کی جنگ آزادی، یا جیسے تحریک مجاہدین شاہ اسماعیل شہید اور سید اسماعیل بریلوی کی، یہ ساری تحریکیں مسلح تھیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری تحریکیں ہیں جو مسلح تھیں۔ یہ ساری مسلح تحریکیں اپنے تمام تر پاکیزہ جذبے اور اپنی تمام تر یعنی اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے آزادی کے لیے قربان کر دینے کے جذبے کے باوجود عملاً کامیاب نہیں ہوئی۔ تو یہاں اقبال آتے ہیں، اور اقبال نے یہ کہا کہ وقت کے ساتھ چلنا سیکھو۔ وقت ہے دلیل کا، رائے عامہ کا، جمہور کا، ووٹ کا اور علم کا۔ تو اقبال کی یہ تحریک تھی علم کی، جمہوریت کی، اس کی، اور پھر ہاتھ سے پکڑ کر محمد علی جناح کو قوم کے ہاتھ میں دیا اور ان کو بتایا کہ یہ قائد اعظم ہے۔ تو ایک جمہوری جد و جہد کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آ گیا، اور اقبال کی تھیوری یہ تھی کہ اگر آپ اپنی طاقت اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق واپس حاصل کر لیتے ہو تو پھر آپ کی اصلی طاقت بھی کہیں نہیں جاتی، وہ بھی آپ کے ہاتھ میں واپس آ جاتی ہے، چاہے وہ آپ سے روٹھ چکی ہو، چاہے وہ تباہ ہو چکی ہو، جیسے مغل سلطنت کے خاتمے کے بعد عسکری طاقت ختم ہو گئی تھی مسلمانوں کی مسلم بر صغیر میں، تو وہ بھی آپ کو واپس آ جاتی ہے۔ تو اس 10 مئی کو اقبال کی یہ تھیوری بھی درست ثابت ہو گئی کہ اگر آپ کا سیاسی اقتدار محفوظ ہے، آپ کا اقتدار اعلیٰ اپنے ہاتھ میں ہے، آپ کا سیاسی عزم ٹھیک ہے، تو پھر آپ کی عسکریت بھی کہیں نہیں گئی۔ دشمن اگر آپ پر عسکری وار کرے گا تو منہ کی کھائے گا، اور 10 مئی کو یہ ثابت ہو گیا۔ قوم آج اسی کامیابی کا، اقبال کی عظمت کا، قیام پاکستان کی عظمت کا اور 10 مئی کی عظمت کا جشن منا رہی ہے۔ ہم اپنی طرف سے پوری قوم کو یہ مبارکباد پیش کرتے ہیں اور انہیں یاد دلانا چاہتے ہیں کہ کامیابی کا راستہ جمہور کے راستے سے ہو کے گزرتا ہے۔ اگر آپ جمہور کے راستے سے ہو کے نہیں جائیں گے اور کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تو اس کے نتیجے میں وہ کامیابی آپ کو نہیں مل سکتی جو 10 مئی کو ملی۔ ٹھیک ہے، بالکل درست آپ نے کہا شنیلا۔ جب اس قسم کا جیسے مارکہ حق کی ہم بات کر رہے ہیں، ایسا کوئی مارکہ درپیش ہوتا ہے تو پھر بابا قوم قائد اعظم کا ویژن جو ہے وہ مزید کھل کر سامنے آتا ہے۔ وہ انڈرسٹینڈنگ جو اس وقت ان کی تھی وہ قوم پہ مزید عیاں ہو جاتی ہے کہ دو قومی نظریہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے اور کتنا ریلیونٹ ہے ابھی تک جو انڈیا میں حالات ہیں اقلیتوں کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے، اور ہمارے لیے کتنا زبردست فیصلہ کیا گیا، اور جس مشکل سے یہ وطن حاصل کیا گیا، جن قربانیوں کے ساتھ یہ وطن حاصل کیا گیا، تو اس کی مزید اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ اب ہمیں اس کو آگے لے کر جانا ہے۔ شکریہ ناہید، آپ بالکل صحیح بات کہہ رہی ہیں کہ جس وقت پاکستان بن رہا تھا تو بہت سے ہمارے جو مسلمان لیڈر تھے جو کانگریس میں شامل تھے وہ پاکستان بننے کے خلاف تھے۔ وہ قائد اعظم کا جو یہ دو قومی نظریہ تھا، جو وہ کہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قومیں ہیں، وہ اس کے خلاف بات کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تقسیم کر رہے ہیں، مسلمانوں کی جو طاقت ہے اس کو تقسیم کر دیں گے، اور یہ جو ان کی چیزیں آگے جا کے ثابت ہوگی کہ یہ غلط فیصلہ کر رہے ہیں وہ۔ لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ بالکل درست تھے، کیونکہ جو حالات اس وقت وہ بھانپ رہے تھے کہ جب کانگریسی
वजारतें आई थी और जिस किस्म का उन्होंने सलूक रवा रखा था मुसलमानों के साथ, तो उनको लग गया था पता कि जब ये एक मुत्तहिद मुल्क बन जाएगा, उसमें ये अक्सरियत में होंगे, तो वहाँ पे मुसलमानों के लिए क्या परेशानियाँ होंगी। आज जो हम इंडिया के अंदर देख रहे हैं कि वहाँ पे अगर कोई मुसलमान CSS में टॉप कर लेता है तो उसको इंटरव्यू में फेल कर देते हैं, या वहाँ पे जिस तरह उनकी नस्ल कुशी हो रही है, उनके मस्जिद जो वक्फ का इदारा है उसके अंदर हिंदुओं को शामिल कर दिया गया, तो बहुत से ऐसे वहाँ पे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे ये साबित होता है कि कायदे-ए-आज़म ने जो उस वक्त सोचा था वो बिल्कुल ठीक था। पाकिस्तान वाकई बहुत कुर्बानियों से बना है। हम उस वक्त ज़ाहिरन नहीं थे, लेकिन जब हम किताबें पढ़ते हैं उसके अंदर जो हम तारीख पढ़ते हैं तो हमें पता है कि लोग किस तरह लुटे पुटे, अपना मालो दौलत जान माल गवा के, पूरा खानदान नहीं पहुंच पाता था, कोई उसमें से एक बंदा पहुंचता था, कोई 2 बंदा पहुंचता था, रास्ते में वो लोग शहीद हो रहे होते थे। तो बड़ी कुर्बानियों से हमने ये पाकिस्तान हासिल किया, और ये जो मार्का हक हुआ है इसकी वजह से इस वक्त कौम आपको बड़ी मुत्तहिद नजर आ रही है, कौम आपको बड़ी खुश नजर आ रही है, बड़ा जोश उसमें नजर आ रहा है। देखिए आज़ादी की तो हम हर साल मनाते हैं और हर साल लोग बड़े जोश के साथ मना रहे होते हैं, लेकिन आज अगर आप बाहर निकल के देखें तो आपको पाकिस्तान में एक अलग ही माहौल नजर आ रहा है कि बच्चे बड़े बूढ़े वो झंडे पकड़ के रोड के ऊपर घूम रहे हैं। अभी से सेलिब्रेशन हो रही है, लोगों के घरों पे झंडे लगे हुए हैं। तो ये वो सारी चीज है जिससे लोगों को अब एहसास हुआ कि ये मुल्क हमने जिस कुर्बानी से हासिल किया, हमें इसकी कदर करनी है, हमने इस मुल्क को आगे लेके चलना है, क्योंकि ये पाकिस्तान है तो हम हैं। और ये आज़ादी जो हमें मिली है, जब हम दूसरी महकूम कौमों को देखते हैं वहाँ पे जो उन पे जुल्म सितम होते हैं, तो हमें मजीद कदर होती है कि हम एक आज़ाद मुल्क में बैठे हुए हैं जहाँ में हम अपनी मर्जी के साथ हमें रोजगार की सहूलतें मिल रही हैं, हमें पढ़ने की सहूलतें मिल रही हैं और हर तरह की फैसिलिटी हमें मिल रही है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही हमें मिल रही है, बाकी किसी दुनिया के अंदर अगर हम चले जाएंगे तो हम दूसरे नंबर के शहरी रहेंगे, लेकिन हम पहले नंबर के शहरी सिर्फ पाकिस्तान में हैं। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा हुमायूं साहब। ये इस मर्तबा जिस जोशो खरोश के साथ अपनी फतह का जश्न मनाया जा रहा है, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी है कि हमारी कौम जिस तरह से जिंदा जावेद है और जिस तरह से हम अपना जश्न मना रहे हैं पूरी कुव्वत के साथ, तो इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान की ताकत को, उसकी कुव्वत को, उसके इत्तेहाद को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जिस तरह आपने अंडर एस्टिमेट किया, आपको बहुत जबरदस्त किस्म की शिकस्त का सामना करना पड़ा, और हम अपनी आज़ादी पर कॉम्प्रोमाइज किसी सूरत में नहीं करेंगे। जी थैंक यू नाहिद, और आपको जो है 78वां यौम आज़ादी मुबारक हो और पूरी कौम को मुबारक हो। मेरा ख्याल है ये जो मार्का हक का जिसका आप जिक्र कर रही हूँ, फिर उसका हम इस वक्त जिस तरह उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरी कौम, और एक मुत्तहिद हो के पूरी कौम, जब पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो है चढ़ दौड़ने की कोशिश की गई, तो पूरी कौम इकट्ठी हो गई। हमारी जो मुसल्लह अफवाज थी उन्होंने भरपूर जवाब दिया, और उस जवाब का जो है पूरी दुनिया ने एतराफ़ किया। दुनिया की बड़ी बड़ी जो ताकतें हैं वो कह रही हैं कि अपने से जो है 7 गुना बड़ा जो दुश्मन था, जिसके पास दुनिया की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी, उसका मुकाबला जिस तरह हमारी पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान नेवी ने और पाकिस्तान की पूरी कौम ने खड़े होकर किया। तो ये इस चीज़ की जो ज़िंदा कौमें होती हैं, ये उसी की निशानी होती है कि आपसे जितने भी बड़ा दुश्मन हो, आपने अपनी आज़ादी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और आज हम उसी का जश्न मना रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि सबको मुबारकबाद देनी चाहिए कि अगर हम इसी तरह खड़े रहे और तरक्की की तरफ बढ़ते रहे, तो मेरा ख्याल है दुश्मन जितना बड़ी मर्जी हो, हमने अपने आप को इसके सामने साबित किया कि हमने दहशतगर्दी की जिस तरह लहर हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत की गई, तमाम कौम खड़ी होगी, हम दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो नुकसान उठाने वाली कौम बने, और उसका मुकाबला हमने सदीदा दिलेरी से किया कि पूरी कौम ने उसका एतराफ़ किया। तो मेरा ख्याल है ये 78वां यौम आज़ादी इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि ये एक ज़िंदा और जावेद कौम है, और अगर दुश्मन ने इसकी तरफ आंख उठाने की कोशिश की तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा हुमायूं साहब के इस किस्म के मौके पर खास तौर पर ये चीजें साबित हो जाती हैं। और मार्का हक से ऑब्वियसली हम सब ये समझते हैं कि जिस तरह से कामयाबी हमने हासिल की है, ये जंग जीती है, ये सिर्फ एक जंग हमने जो इंडिया से जीती है, सिर्फ वही फतह नहीं है, हमने मुख्तलिफ महाजों पर जंग जीती है। इस एक मार्के से इसको जीतने से पूरी दुनिया को बड़ा जबरदस्त किस्म का एक पैगाम गया है पाकिस्तानी कौम की जानिब से, हमारे इदारों की जानिब से, कि पाकिस्तानी कौम एक बेदार कौम है, और हमारे जो इदारे हैं, हमारी जो अफवाज है, अफवाज पाकिस्तान कितनी मजबूत है। जो पजीराई पाकिस्तानी अफवाज को मिली है, पाकिस्तानी इदारों को मिली है, वो इससे पहले कभी नहीं मिली थी। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की इस फतह को सराहा है, उसको एक्सेप्ट किया है, और उसी के नतीजे के तौर पर ये जो हमें स्ट्रैटेजी नजर आई उसके बाद, वो भी एक बड़ी कामयाबी है
سفارتی سطح پر ہمیں بہت کامیابیاں جو ہیں وہ نصیب ہوئیں، اور اس کے بعد ہم معاشی محاذ پر جو ہے اس وقت بڑی زبردست طریقے سے فائٹ کر رہے ہیں، بلکہ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اتنا فائدہ سطح پر نہیں اٹھا پائے دنیا سے، اب جس طرح سے ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں یہ اس سے پہلے جو ہے وہ ماضی میں نہیں ہوا ہے۔ بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں، دہشت گردی پر جو ہمارا سٹانس ہے، جس طرح سے دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے، خاص طور پر امریکہ اس کو جس طرح سے تسلیم کر رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی ہماری کامیابی ہے۔ اس پر بات ہوگی لیکن ایک بریک کے بعد۔ داستان صرف ایک ملک کی نہیں، ایک ارادے کی ہے۔ مسلم لیگ کی صورت میں جنا کے قدم با قدم آزادی کو نام ملا۔ پاکستان جو آئے وہ سب کچھ چھوڑ آئے، صرف ایک پہچان کے لیے۔ خون، امید اور دعا سب شامل تھا اس ہجرت میں۔ 78 سال میں مٹی نے راستے بنائے، گوادر سے گلگت تک، تعلیم سے آئی ٹی تک، پاکستان نے ترقی کے مقام چھوئے۔ اور جب دشمن نے پھر نظر اٹھائی، ہم سیسا پلائے دیوار بن کر کھڑے تھے۔ بنیان المنصوص نے ثابت کیا، پاکستان جھکنے والا نہیں، رکنے والا نہیں۔ آج پاکستان صرف ایک ملک کا نام نہیں، ایک سوچ ہے جس کا اثر دنیا محسوس کرتی ہے اور دشمن اعتراف کرتا ہے۔ پاکستان خواب بھی ہے، حق بھی اور مثال بھی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔
हमेशा जिंदाबाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पर जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे कि इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान जो इकदाम कर रहा है और पाकिस्तान जिन चैलेंजेस को फेस कर रहा है, शायद उससे पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग दुनिया को इतनी नहीं थी। अब अमेरिका जिस तरह से हमारे मसाइल को अंडरस्टैंड कर रहा है, जिन चैलेंजेस से हम इस वक्त जो हम दरपेश हैं, जिनसे हम लड़ रहे हैं, उसके लिए हमारा साथ भी दे रहा है। मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका इंसदादे दहशतगर्दी मज़ाकरात इसी सिनेरियो में हुए हैं और ये मज़ाकरात बहुत अहम हैं। इसमें वाज़ी तौर पर पाकिस्तान के स्टैंस को जो है एक्सेप्ट किया गया है और इन ताज़ा तरीन मज़ाकरात में ये कहा गया है कि दोनों ममालिक जो है हर किस्म और हर शक्ल की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका तौर पर इकट्ठे खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं। और BLA, दाइश, खुरासान, तहरीक तालिबान, पाकिस्तान जैसे खतरात से निमटने के लिए एक मौसर हिकमत अमली की जरूरत है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा और पाकिस्तानी अफवाज के लिए, हमारी रियासत के लिए कितनी आसानी होगी इस किस्म के अस्करी जो ग्रुप्स हैं उनके साथ फाइट करने के लिए, उनको शिकस्त देने के लिए, इस पर हम बात करेंगे। साफी साहब, ये कितने अहम हैं जो अभी डेवलपमेंट हुई है, ये मज़ाकरात हुए हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान मुद्दतों से यूं तो काउंटर टेररिज्म में पार्टनर रहे, लेकिन बीच में कुछ मुद्दत के लिए इसमें तातुल आया था, खुसूसन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पे हुकूमत थी तो पाकिस्तान और अमेरिका तकरीबन डिप्लोमेटिकली एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो चुका था। लेकिन अब ये आला सतही इजलास और डायलाग का जो आगाज़ हुआ है, ये आर्मी चीफ के उन दो दौरों के समरात में से एक है जिसका जिक्र कल आप और हम सब कर रहे थे कि अमेरिका में वो 1.5 महीना में 2 मरतबा गए, तो उसके समरात फौरी तौर पर सामने आना शुरू हुए कि स्टेट डिपार्टमेंट के काउंटर टेररिज्म के एक्टिंग चीफ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं और वो पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा के जो खुसूसी सेक्रेटरी है उनके साथ और काउंटर टेररिज्म के जो बाकी हमारे ज़िम्मेदार इदारे हैं उनके साथ मिल बैठ के इस खित्ते में जो ना सिर्फ पाकिस्तान के वजूद के लिए ख़तरे हैं बल्कि आलमी अमन के लिए जो ख़तरात है, जो BLA के शक्ल में है, BRF की शक्ल में है, BYC के शक्ल में है, TTP के शक्ल में है, ISKP के शक्ल में है, इस पे एक मरबूत हिकमत अमली बनाने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान सर जोड़ के बैठा है। और इस इजलास की सबसे अहम बात ये रही है कि मंदूबीन जो अमेरिका से आए हैं उन्होंने बहुत एक वाज़े अंदाज में ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ लाजवाल है, बेमिसाल है, लिहाजा अमेरिका ज़रूरी समझता है कि इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान का साथ दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये सिर्फ अमेरिका के साथ पाकिस्तान की इंगेजमेंट नहीं है, पाकिस्तान की डिफेंस और हमारी खारजा पॉलिसी इतनी हमजहत हो चुकी है कि एक डायलॉग तो अमेरिका के साथ अमली तौर पर शुरू है, दूसरा डायलॉग का जो ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा फोरम है SCO, उसके एजेंडे में टॉप ऑफ द लाइन जो है वो दहशतगर्दी और सिक्योरिटी के मामलात है। तो पाकिस्तान जब इस महीने के आखिर में आला सतही वफ़द जिसकी क़यादत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान करेंगे और उसके बाद 3 सितंबर का जो आर्मी परेड है चीनी अफवाज का, जिसमें हो सकता है कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत भी शिरकत करे, तो ये फोरम पाकिस्तान के लिए, ये जो आज अमेरिका के साथ हमारा डायलॉग और एंगेजमेंट है, SCO के फॉर्म
پلیٹ فارم پہ پاکستان اس مسئلے کو ضرور اٹھائے گا، اور چین نے بھی یہ موقع فراہم کیا ہے اس دفعہ ممبرز ممالک کے لیے کہ دہشت گردی، سیکیورٹی، اکنامک سیکیورٹی، جو ہماری جوائنٹ فیوچر ہے، جو شیئرڈ فیوچر ہے، اس حوالے سے چینی قیادت نے بہت واضح ایجنڈا ترتیب دیا ہے۔ تو مودی کی موجودگی میں جب پاکستانی قیادت اور پاکستان کے ہم نوا ممالک خصوصاً چین اور روس جیسے ممالک اور جو باقی ہمارے دوست ممالک ہے جب ٹیررزم کے مسئلے کو اٹھائیں گے، بین الاقوامی دہشت گردی کی بات کریں گے، تو میرے حساب سے یہ مودی کے لیے ایک اور ہضمیت اور پریشانی کا سامنا ہوگا ان کو، اور پاکستان کے لیے ایک ون ون سچویشن ہوگی کہ ایک سائیڈ پہ وہ امریکہ کے ساتھ انگیج ہے اینٹی ٹیررزم کے حوالے سے، اور دوسری جانب وہ SCO کے پلیٹ فارم پہ دہشت گردی کے مسائل کو اجاگر کرے گا۔ تو یہ پاکستان کی دہشت گردی کے حوالے سے جو حکمت عملی ہے اس کی کامیابی کا ایک مظہر ہے، اور ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ اس افریت سے ہم ہمیشہ سے کے لیے نجات حاصل کریں۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر فاروق صاحب، سر یہ واقعی ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے، ایک بڑا اچھا موقع ہمیں ملا ہے۔ اب یہ جو میٹنگ ہوئی ہے، ان مذاکرات میں بہت ساری چیزیں جو ہیں طے پائی ہیں، کچھ سجیشنز بھی سامنے آئی ہیں۔ ان کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ ادارہ جاتی اصلاحات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال کیا جائے، دہشت گردوں کی جانب سے جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اس کی روک تھام کے لیے ادارہ جاتی ڈھانچے کو مضبوط جو ہے بنانا وہ بہت ضروری ہے۔ جو اس کے لوازمات ہیں، جو اقدامات اٹھانے چاہیے، ان سب پہ کام کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، دیکھیے پاکستان کی جو گزشتہ 30-35 برس کے تجربات ہیں، ان تجربات میں یعنی ٹرائل اینڈ ایرر بھی ہوگا، حکمت عملی میں تبدیلی بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیرونی اور اندرونی دشمن ہیں ان کے ساتھ لڑائی کی حکمت بھی رہی ہوگی۔ اس کے نتیجے میں کیا کچھ سیکھا؟ آپ ایک درست رستے پر چلے، اور درست رستے پر چلنے کے بعد دنیا نے آپ کی قربانیوں کا اعتراف کیا، آپ کی حکمت عملی کے درست ہونے کا اعتراف کیا، اور جس سنجیدگی اور طاقت کے ساتھ آپ دہشت گردی کے افریت کو شکست دے رہے ہیں اس کا اعتراف کیا۔ تو اب ذرا یعنی یہ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے، خاص طور پر آج جو اعلامیہ آیا ہے ٹیررزم کے سلسلے میں، اور پاکستان کی قربانیوں کی اور پاکستان کی حکمت عملی کی تعریف کی گئی ہے، تو اس پر ایک اساتذہ میں سے ایک شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نوبت گریہ و بے تابی و بیزاری آئی، نوبت گریہ و بے تابی و بیزاری آئی، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی۔ تو اب ہماری باری آئی ہے۔ اب انڈیا کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دراصل وہ پاکستان کو بدنام کر رہا تھا، پاکستان اپنی جگہ ٹھیک کام کر رہا تھا، اس نے اپنے ادارہ سازی ٹھیک کی، ادارے کی اصلاحات ٹھیک کی، اس نے ٹیکنالوجی کو ٹھیک استعمال کیا، اور آئندہ جب جس چیز کی ضرورت ہوگی اس کو اختیار کیا جائے گا۔ لیکن جو بے نقاب ہوا ہے وہ انڈیا ہو گیا ہے کہ انڈیا پاکستان کو بدنام کرتا رہا اور خود دہشت گردی کرتا رہا۔ صرف پاکستان کے خلاف دہشت گردی نہیں کرتا رہا، پوری دنیا کے خلاف دہشت گردی کی۔ اس نے قطر کو نہیں چھوڑا، اس نے کینیڈا کو نہیں چھوڑا، امریکہ، برطانیہ، کس کو چھوڑا اس نے؟ کسی کو نہیں چھوڑا۔ اور پھر اس نے رائے عامہ دہشت گردی کے حق میں رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کی کہ دہشت گردی ہی ہمارے مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے، یہ انڈیا نے کوشش کی۔ اور اب جب یہ سب کچھ ہو گیا، یہ سب یعنی کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں نتارا ہو گیا، تو اب دنیا نے انڈیا کا کردار بھی تسلیم کر لیا، دہشت گردی کو پھیلانے کے سلسلے میں، پروموٹ اور ایکسپورٹ کرنے کے سلسلے میں، اور پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف بھی کر لیا، اور یہ طے کر لیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے سلسلے میں پاکستان اور دنیا کی بڑی عالمی طاقتیں یعنی امریکہ مل کے یہ جنگ لڑیں گی اور مل کے حکمت عملی بنائیں گی۔ درست۔ شنیلا، انڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپوز ہوا، جو زوم تھا اس کو ایک خود ساختہ قسم کا، وہ اس کا زوم وہ بھرم بھی ٹوٹ گیا اور بڑے برے طریقے سے پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں وہ موقع حق کے بعد اب یہ سمجھتی ہیں کہ یہ دہشت گردی کی جو جنگ ہے، پاکستان جن چیلنجز سے نمٹ رہا ہے اور مشکلات کا شکار ہے، اب ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے۔
ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है दहशतगर्दी की इस जंग में। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं नाहिद। देखिए, पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है कि एक तो पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जो कोशिशें उसको सराहा गया, देखा हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर हमारे जो इस दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग उसमें लगे हैं, 50,000 से ज़्यादा हमारे जो सिविलियंस हैं, हमारे फौजी हैं, वो शहीद हो चुके हैं इस दहशतगर्दी की जंग के अंदर। तो आज दुनिया हमारी इन कोशिशों को सराह रही है, वो इन कोशिशों को सराह रही है जो हमारे इंसानी जानों का ज़ाया हुआ उसके ऊपर अफसोस का इजहार कर रही है। बल्कि ये बड़ी कामयाबी है कि देखिए, हम इसको फितरतुल ख्वारिज, फितरतुल हिंदुस्तान कहते हैं, उस फितरतुल हिंदुस्तान को दुनिया मान रही है कि वो दहशतगर्द है। यानी कि जो जिसको इंडिया ऑन करता था और वो कह देता था कि जी नहीं जी ये तो इनका सियासी एक मज़ाहमत चल रही है, दुनिया कह रही है कि नहीं, वो एक मुनज़्ज़म दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है। इससे पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें हैं उसको मज़ीद तक़वियत मिलेगी। देखें, जो फंडिंग हो रही है इनको, अब कोई भी मुल्क जो है वो अलल ऐलान इनका साथ नहीं दे सकता, इनकी दूसरे मुल्कों के अंदर अपने अकाउंट्स नहीं खोल सकते फंडिंग के लिए। जैसे कि ये BLA वाले थे, ये मस्जिद ब्रिगेड वाले थे, इनके जो लीडरान थे वो जाके सियासी पनाहें ले रहे थे, वो चीज़ अब नहीं होगी। इनकी फंडिंग रोकी जाएगी, इनकी फंडिंग के ऊपर सवाल होंगे। TTP जो है वो उसके बारे में फितनतुल ख्वारिज जो उसके बारे में तो चले अमेरिका वगैरह के सब के पहले से था कि वो दहशतगर्द तंजीम है, लेकिन जो BLA वगैरह है ये तो बहुत बड़ी हमारी सफारती कामयाबी कि अब इंडिया कभी उसका किसी भी फोरम के ऊपर उसका जिक्र नहीं कर सकता, बल्कि पाकिस्तान जब जाएगा वो जाके जिक्र कर सकता है कि ये देखें ये बलूचिस्तान है, इसके अंदर मुनज़्ज़म दहशतगर्दी हो रही है, और दहशतगर्दी करने वाले ये इदारे जिसको कि अमेरिका भी मान रहा है कि वो दहशतगर्द हैं, और उनकी पुष्पनाह पे कौन खड़ा है, ये इंडिया खड़ा है। तो इंडिया ने जो पहलगाम से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू किया था वो उनके गले की एक हड्डी बन चुका है, ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। एक तो उनको वहां पे बहुत बुरी तरह से शिकस्त, और उसके बाद दुनिया के अंदर उनका इमेज जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क का बनता जा रहा है कि जो दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करें। तो पाकिस्तान तो अपनी जो वो गेन कर रहा है, मजीद इज्जत दुनिया में हासिल कर रहा है, पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा जा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी खफत का बाइस बन गया। ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब, US पाक जो डेलीगेशन इस वक्त जो आपस में मुज़ाकरात हो रहे हैं, डायलॉग्स में ये कहा गया है कि आलमी ताउन जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, सिफारती रवाबित होने चाहिए, और तमाम UN समेत तमाम बड़े प्लेटफॉर्म्स जो है वहाँ पर कोऑर्डिनेशन हमें नजर आनी चाहिए दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए। साफी साहब ने बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया था कि पाकिस्तान सिर्फ US के साथ नहीं बल्कि दुनिया भर को एंगेज कर रहा है, चाइना उसमें शामिल है। SCO प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत अहम होगा जहां पर हम अपना ये नुक्ता रखेंगे और दहशतगर्दी के हवाले से जिस तरह से जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं उससे किस तरह से निपटना है वो पूरी दुनिया को हम आगाह करेंगे। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? जी थैंक यू नाहिद। बिल्कुल, ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री की जो कामयाबियां हैं ये उसका है। देखें, ये पिछले 2 साल में ये तीसरा डायलॉग है जो पाकिस्तान और US के दरमियान हो रहा है, और लेस देन 2 years के अंदर थर्ड है। अब ये क्या बताता है कि जिस तरह अभी रशीद साहब ने कहा कि इसकी अहमियत इसलिए दोबारा हो जाती है क्योंकि इसके अगर जो एलामिया भी आपने दिखाया भी शायद थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे, इस पे एक जो बड़ी अहम चीज़ थी US साइड की तरफ से, एक दिन पहले BLA और मस्जिद ब्रिगेड को जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया गया, और उसके बाद फिर जाफर एक्सप्रेस और उसके बाद जो खुशदार पे बच्चों की बस के ऊपर जो अटैक हुआ था उसको कंडेम किया गया। अब ये कंडेमनेशन जो अभी शनीला आपको बता रही थी उसकी तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान ने इसका इल्ज़ाम, पाकिस्तान ने इसके सबूत, पाकिस्तान ने इसके जो शवाहिद थे वो बताया कि इसके पीछे इंडिया और इंडियन प्रॉक्सीज थी जिन्होंने ये किया। अब ये क्या साबित कर रहा है कि दोनों मुल्कों की कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी हो रही है इन जो डायलॉग्स हैं उनके नतीजे में, कि जो पाकिस्तान का वर्जन है उसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जा रहा है। ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है। मार गए हक की कामयाबी का, ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है।
शुक्र मनाएं, आजाद है वतन की फिजाएं, और अब का शुक्र मनाएं, आजाद है वतन की फिजाएं, ये सारी दुनिया को दिखलाएं। ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है। तारीख अपनी दोहरा दी है, अपने से बड़े दुश्मन को 4 दिन में धूल चटा दी है, 4 दिन में धूल चटा दी है। ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है। सच का बोल उठाया हमने, बातिल को हराया हमने, अपनी कुव्वत का लोहा दुनिया से मनवाया हमने, दुनिया से मनवाया है हमने। ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है। मार गए हक की कामयाबी का, ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है, ये जश्न आजादी का है। के पास आ रही हैं, उनको भी दोनों मुल्क मिल के जो है उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे, और पाकिस्तान को एक पीसफुल मुल्क साबित करने की अब किसी के सामने ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका जो है इशारा दुनिया के बड़े ममालिक दे रहे हैं, यूएस, चाइना और इसके अलावा बाकी जो यूरोपियन यूनियन के ममालिक की अगर आप उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ की अगर वो देखें तो वो भी अब यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ अ पीस लविंग कंट्री, और इसकी जो अफवाज हैं वो खित्ते में पीस बनाने के लिए कोशिशें कर रही हैं। ठीक है, सही, दुरुस्त। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर हम गजा के हवाले से, फलस्तीन के हवाले से बात करें। जो इस वक्त सूरत हाल है पर गजा पर इसराइली हमले जो हैं वो मुसलसल जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 89 जो फलस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं, और 513 जो हैं वो शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। शोहदा में 31 जो हैं वो इमदाद के मुतलाशी अफराद भी शामिल हैं। खुराक की शदीद किल्लत है, उससे मजीद 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, और मजमूई तादाद गजाई किल्लत से हलाक होने वाले, जाँ बहक होने वाले लोगों की 227 हो गई है, और इसमें 103 बच्चे भी शामिल हैं। ये मामला रुक नहीं रहा है, मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो इस पे अब आवाज़ उठा रहे हैं, बल्कि यहाँ तक कि इसराइली जो फौज है उसमें से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि ये जुल्म जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मज़ीद जुल्म करना नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसी सेम वॉइसेस जो हैं हमें वहां पर भी नजर आ रही हैं। साफी साहब, ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा? अभी तो दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं, और ये सारी डिटेल्स करते हुए यकीनन बहुत अफसोस होता है। बहुत ज्यादा एक बड़ी ट्रेजेडी है, ह्यूमन ट्रेजेडी जो वहां पर हमें नजर आ रही है। जी नाहिद, फैज साहब ने कहा था मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हशर उठा क्यों नहीं लेते। तो आपकी बात सही है कि बात इंतहाई अफसोसनाक है, और इंतहाई ही अफसोसनाक अंजाम की तरफ से इसराइल की जुल्म सितम के नतीजे में ये कहानी हमें जाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन दुनिया के जो मुनसिफीन है, दुनिया के जो अमन के इजारादार इदारे हैं, उनकी तरफ से इसराइल के हाथ रोकना तो दूर की बात, उनकी मजम्मत या उनकी सफारती बाइकाट तक बात नहीं की जा रही है। हम गैरों से क्या गिला करें? जो इसराइल के आसपास रहने वाली बड़ी कौमियतें हैं, बड़े अक़वाम है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास मगरिब तक रसाई है, वो कौमियतें खामोश है। तो अब हम यही कह सकते हैं कि इसराइल जो गज़ा की पट्टी है और वहाँ पे जो मुकीम बेकस और लाचार मुसलमान है, जिसमें बेशतर अब ख़वातीन
یا بچے زخمی اور بوڑھے ہی بچے ہیں، وہ بینجامن نیتنیاہو کی صفاق ہاتھوں اور ان کے رحم و کرم پہ ہے۔ تو ہم یہی بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی خصوصی عنایت ہوتی ہے، کوئی رحم کا ایک اللہ تعالیٰ کوئی رحم فرماتا ہے تو تب ہی فلسطین کی کوئی عافیت ہو سکتی ہے، وگرنہ جو مسلم دنیا ہے اور جو باقی دنیا ہے ان کی بس کی یہ بات اب نہیں رہی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم سب کی نظروں کے سامنے وہاں پر قحط مسلط کیا جا رہا ہے، صرف اس پر بات کی جاتی ہے، تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ دیکھیے، یہ ابھی بہت خوب کہا صافی صاحب نے کہ رحم اللہ تعالیٰ کرے تو کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رحم کا بھی ایک قانون ہے۔ وہ قانون کیا ہے کہ کیا آپ نے اپنا کردار، اپنا ذمہ داری ادا کر دی؟ اگر آپ نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کا قانون بھی حرکت میں نہیں آتا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ فلسطین کے عوام نے یا فلسطین کی قیادت نے ماضی میں کیا کیا، درست کیا یا غلط کیا، وہ اپنی جگہ، لیکن ان لوگوں نے قربانی دینے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ ان سے کیا قربانی لینا چاہتے ہیں؟